अमेरिका ने अपने जहाजों से कहा कि आप सब लोग जो जापान की तरफ खड़े हैं, भारत से युद्ध लड़ने के लिए पहुंच जाइए। भारत से युद्ध लड़ने के लिए अरेबियन सी में अमेरिका ने अपने जहाजों को रवाना कर दिया। उधर की तरफ टर्की से कहा, सऊदी अरब से कहा, जॉर्डन से कहा, जहां जहां अमेरिका ने अपने लड़ाकू जहाज खड़े कर रखे थे या पानी के जहाज खड़े कर रखे थे कि वहां से इंडिया पर अटैक करने के लिए भेज दीजिए। लेकिन इसी बीच ने रूस ने मित्रता दिखाई और मित्रता दिखाते ही रूस ने ईरान को एक लेटर भेजा, मैसेज भेजा कि हमें क्या स्टैंड लेना है। भारत की तरफ से यह जो मैसेज था या फिर रूस की तरफ से भारत के लिए जो यह मैसेज था, यह अमेरिका को पता चल गया था कि रूस इस युद्ध में भारत के लिए आ रहा है। कहते हैं कि जिस तरफ से अमेरिका के लड़ाकू जहाज, लड़ाकू युद्धपोत आ रहे थे, अपोजिट दिशा से रूस के लड़ाकू जहाज, पानी के युद्धपोत पानी के अंदर आकर खड़े हो गए थे। यही कारण था कि दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया था, यानी उस समय एक स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर चला था, पानी के अंदर चला था। ठीक है साहब। आईएनएस विक्रांत को डुबाने के लिए जो सबमरीन आई थी, वो पानी के भीतर कुछ इस प्रकार से चलने वाली सबमरीन थी, जो कि अमेरिका द्वारा उन्हें गिफ्ट की गई थी कि तुम जाओ और आराम से इससे युद्ध लड़ो। 14 से 22 नवंबर के बीच में पाकिस्तान ने इस यात्रा को अंजाम दिया था और वो यात्रा करते करते यहां तक पहुंचने के लिए विक्रांत को डुबोने आया था। कहते हैं कि यहां पर जो इसका कैप्टन था, या कहिए कि पीएनएस गाजी को चलाने वाला जो पायलट था, जो लीड करने वाला व्यक्ति था, उसे 8 नवंबर को ही यह मैसेज दिया गया था कि तुम्हें जाकर के आईएनएस विक्रांत को डुबोना है। यह हमारा आईएनएस विक्रांत है, जो कि अपने द्वारा लड़ाकू विमानों को उड़ाने में सक्षम था। ठीक है। इन सब के बारे में जानकारियां निकलती कहां से हैं? तो एक पुस्तक है द स्टोरी ऑफ द पाकिस्तानी नेवी, उसके अंदर यह बताया गया था कि पाकिस्तानी नौसेना ने 14 से 24 नवंबर के बीच अपनी सभी पनडुब्बियों को अपने पहले से तय गश्ती इलाकों की तरफ बढ़ जाने का आदेश दिया था और गाजी को कहा गया था कि बंगाल की खाड़ी में जाए और भारतीय विमान वाहक पोत विक्रांत को ढूंढकर उसे तबाह करे। केवल गाजी ही इस काम में सक्षम थी कि वह विक्रांत को डुबो सकती थी। तमाम प्रकार से कैपेबल पीएनएस गाजी अपनी क्षमताओं के साथ उस समय की सबसे उन्नत किस्म की पनडुब्बियों में से एक मानी जाती थी। जैसा मैंने आपसे कहा कि विक्रांत के बॉयलर में खराबी थी, इस कारण से विक्रांत को हम ऑलरेडी बहुत धीरे धीरे आगे पीछे करते जा रहे थे। क्या भारत ने खुद ने विमान वाहक पोत बनाया हुआ था? नहीं। भारत के पास यह विमान वाहक पोत ब्रिटेन का हरक्यूलिस था, एचएनएस हरक्यूलिस था, जो कि 1943 के अंदर बनाया गया था और भारत ने 1957 में इसे ब्रिटेन से खरीदा था। यानी इंटरेस्टिंग बात सोचिए कि अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब एक ही हुआ करते थे। युद्ध लड़ाने वाले भी यही हैं और युद्ध लड़ने वाले भी यही हैं। बड़ा ही विचित्र है और आज भी सब यही चला आ रहा है। विक्रांत से कुछ इस प्रकार से विमानों को उड़ाया जाता था। ठीक है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात क्या हुई थी? जिस समय इनकी पीएनएस गाजी चलना शुरू हुई थी, इनके खुफिया लोग पाकिस्तान को मैसेज भेजकर बताते रहे थे कि विक्रांत जो है वो मुंबई पोर्ट पर खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने पश्चिमी तट पर ही उसे तैनात किया हुआ था कि कल को कभी पाकिस्तानी नेवी हमला करेगी तो वो मुंबई पर करेगी या फिर गुजरात वाले तट पर करेगी। उनके लिए तो एयरपोर्ट, मतलब सी पोर्ट वहीं से नजदीक पड़ता है। लेकिन फिर भी जब हमें यह पता चला कि ये विक्रांत को टारगेट करने आ रहे हैं, हमने उसे अचानक वहां से गायब कर दिया। कई खुफिया जानकारी ऐसे निकलकर आती हैं कि पाकिस्तान की मदद कुछ पश्चिमी देश भी कर रहे थे, जो भारत के साथ डबल क्रॉस कर रहे थे। भारत से गुप्त सूचनाएं निकलवाते थे कि बताइए आपका विक्रांत कहां खड़ा है। भारतीय सेना को, नौसेना को जब यह पता चला कि यह पश्चिमी देश पाकिस्तान की सहायता कर रहा है, तो भारत ने उसे भी ब्लफ किया और नहीं बताया कि भारत ने आईएनएस विक्रांत को कहां खड़ा कर रखा है। ऐसी स्थिति में आईएनएस विक्रांत बचते बचाते पश्चिम से पूर्वी तट की तरफ आ गया और पश्चिम से पूर्वी तट की तरफ आकर के जब यह पहुंचा, उसी बीच में गाजी को यह इंफॉर्मेशन दी गई कि भारत ने अपने विक्रांत को पूर्वी कमांड में विशाखापट्टनम के पास भेज दिया है। जब विशाखापट्टनम का मैसेज इन्हें मिला तो आईएनएस विक्रांत को टारगेट करते करते गाजी विशाखापट्टनम की तरफ बढ़ गया। 1 दिसंबर की रात गाजी विशाखापट्टनम पहुंच गया। गाजी यानी सबमरीन जो पानी की गहराइयों में है, यह यहां पर पहुंच जाता है। अब आप सोचकर देखिए कि विशाखापट्टनम की तरफ जो गाजी बढ़कर आया है, उसने 23 नवंबर को श्रीलंका के ट्रिनकोमाली पोर्ट से पानी भरवाया है, ऑयल भरवाया है, अपने लिए फ्यूल लिया है और 25 नवंबर को उसने चेन्नई को पार किया है। 1 दिसंबर को रात 11:45 पर विशाखापट्टनम बंदरगाह के नेविगेशन चैनल में दाखिल हो गया है। दुश्मन का कोई भी लड़ाकू जहाज
किसी दूसरे देश के पानी में नहीं आ सकता, लेकिन इन्होंने चूंकि अपनी सबमरीन भेजी थी जो कि गुप्त रूप से ही जाने के लिए जानी जाती थी, तो इन्होंने उस गुप्त रूप से भेजी सबमरीन को हमारे वाटर शेयर में भेज दिया था। इसके बारे में जानकारी पाकिस्तान क्राइसिस इन लीडरशिप के अंदर मेजर जनरल फजल मुकीम खान ने अपनी पुस्तक के अंदर लिखा था कि इस प्रकार से ये लोग इस क्षेत्र के अंदर एंट्री कर गए थे, लेकिन 2.1 नॉटिकल माइल से अंदर नहीं जा सकते थे, क्योंकि यहां से नीचे पानी का जो तल है वो छिछला था, अदरवाइज यहीं पर ये फंस जाती। तो साहब गाजी पानी के मतलब समुद्र तट से 2 नॉटिकल माइल की दूरी पर ही रुक कर रह गया कि जैसे ही विक्रांत में मूवमेंट होगा इस बीच में इसे टारगेट बना दिया जाएगा। बट बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ, विक्रांत को मारने के लिए ये लोग आए हैं और हम विक्रांत को दौड़ा नहीं सकते थे, क्योंकि हमारा विक्रांत उस समय मतलब उस स्थिति में नहीं था कि वो अपने वॉरफेयर खुद लड़ ले। ऐसी स्थिति में हमने इन्हें ब्लफ देने के लिए एक तगड़ा कारनामा किया, जो कि नेवी की इंटेलिजेंस का बेहतरीन उदाहरण है। भारत ने आईएनएस विक्रांत को चुपके से अंडमान समुंदर में भेज दिया और पाकिस्तान को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह की हरकत करना शुरू किया ताकि इन्हें लगे कि विशाखापट्टनम में ही आईएनएस विक्रांत खड़ा है। इन्होंने आईएनएस राजपूत को, जो कि एक डेस्ट्रॉयर पानी का विमान था, उसे विशाखापट्टनम पर खड़ा कर दिया और इस तरह की हरकतें की, क्योंकि जब भी कोई बहुत बड़ा मतलब लड़ाकू विमान या युद्धवाहक पोत खड़ा होता है तो उसमें बड़ी मात्रा में रसद की आवश्यकता होती है। रसद यानी खाने पीने के सामान की आवश्यकता होती है, ईंधन की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में विशाखापट्टनम पर हम लोगों ने ब्लफ खेलना शुरू किया, क्योंकि इनके जासूस हर तरफ थे। विशाखापट्टनम पर भी इनके हैंडलर्स खड़े थे पाकिस्तानियों के, लेकिन भारत ने बकायदा विशाखापट्टनम से आईएनएस राजपूत से यह मैसेज भेजा आईएनएस विक्रांत की फ्रीक्वेंसी पर, यानी विक्रांत की फ्रीक्वेंसी ये पाकिस्तानी लोग पढ़ रहे थे, तो उस फ्रीक्वेंसी पर आईएनएस राजपूत मैसेज भेजता है विशाखापट्टनम तट पर कि मुझे इतना टन खाने का सामान चाहिए, मुझे इतना टन फ्यूल चाहिए, मुझे इतना कपड़ा चाहिए, मुझे इतना फल भेजो, इतना सब्जी भेजो। इस प्रकार से मैसेज करके जब हम भेज रहे थे तो पाकिस्तानियों ने यह कंफर्म कर लिया कि यहीं पर खड़ा हुआ है आईएनएस विक्रांत। और तो और इंटरेस्टिंग बात एक और की गई, आईएनएस राजपूत को खड़ा किया हुआ था हमने जो विशाखापट्टनम पर, वहां से एक सैनिक ने, नौसैनिक ने अपनी माता के नाम बीमारी का संदेश लिखकर भेजा कि माता मैं आईएनएस विक्रांत पर हूं, तबीयत ठीक नहीं है, आपकी याद आ रही है, ताकि यह मैसेज भी कन्वे हो जाए कि हां साहब खड़ा है। यानी कि अब गाजी को इंतजार है कि विक्रांत को जैसे ही बस रडार पर ले और उसे डिस्ट्रॉय कर दे। गाजी इस इंतजार में 1 दिसंबर खड़ा रहा, 2 दिसंबर खड़ा रहा, 3 दिसंबर खड़ा रहा। पानी के भीतर जब आप खड़े रहते हो, पनडुब्बी में एक बड़ी दिक्कत होती है, चूंकि वो पानी में डूबकर चल रही है, तो अंदर उसमें 93 सैनिक सवार थे। जब किसी बंद कमरे में 93 लोग होंगे तो उनकी नित्य क्रिया के माध्यम से गंदी हवाएं निकलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब वो गर्म हवाएं उनकी पनडुब्बी में ही इकट्ठी थी, क्योंकि गाजी सांस लेने के लिए ऊपर नहीं आ पा रहा था। जनरली पनडुब्बियों में ऐसा होता है कि ये समय समय पर सांस लेने के लिए तट पर आती हैं, ऊपर आती हैं और फिर नीचे चली जाती हैं। चूंकि ये 2.1 नॉटिकल माइल की दूरी पर ही खड़ा है, तो मुसीबत यह है कि अगर ये ऊंचा उठकर आया तो तट से दिख जाएगा कि ये गाजी आ गया, मार डालो इसको। तो अब ये लोग अंदर ही अंदर घुटने लगे। घुटने क्या लगे कि विक्रांत सामने खड़ा है, ये चले तो इसे मारे। विक्रांत को मारने के लिए ये लोग बॉर्डर पर इंतजार कर रहे हैं। मजबूरी ये है कि इनकी सांस घुटना शुरू हो गई, सर दुखना शुरू हो गया, क्योंकि इनके पीएनएस गाजी में कार्बन डाइऑक्साइड का और हाइड्रोजन का स्तर बढ़ने लग गया। क्यों? क्योंकि ये सांस लेने के लिए ऊपर नहीं आ पा रहे थे। इनके कमांडर ने बकायदा पाकिस्तान को संदेश भेजा कि साहब हम ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, विक्रांत सामने खड़ा है, इसे मारना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। तो डिसाइड हुआ कि ठीक है, रात को एक बार निकलकर 12 बजे के आसपास आइएगा, रात 12 बजे के आसपास निकलकर आइएगा। इस बीच में गाजी ने प्रॉपर तरीके से विक्रांत के रास्ते में बहुत सारे मतलब पानी के अंदर ही लैंड माइंस बिछा दी कि अगर यहां से विक्रांत निकलेगा तो यह लैंड माइन से टकरा करके भी मर जाएगा। यानी हर तरह से उसने पूरी तरह से विक्रांत की चारों तरफ बाड़े बंदी कर दी। 3 दिसंबर 1971 की रात थी।
रात 12 बजे ये निकलकर ऊपर आ ही रहा था और डिस्ट्रॉयर इसी के इंतजार में खड़ा था कि तुम कब आओगे और तुम्हें कब हम निपटाएंगे। साथियों, कहा जाता है कि एक रात, मतलब 1 दिसंबर की रात से ये 3 दिसंबर की रात तक पानी में रहने से इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन का स्तर इतना बढ़ गया था कि ये चलता फिरता एक गैस चैंबर बन गया था। मतलब इसे टकराने की जरूरत थी और ये ब्लास्ट कर जाता। हमने एक तरह से इन्हें दम घोट कर मारा है। इस बीच में हमारा डिस्ट्रॉयर इनके ऊपर नजर लगा के बैठा था कि तुम निकलो। इस बीच में ही 3 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी जी ने वॉइस मैसेज करके पूरे देश को संबोधित कर दिया और कहा कि भाई साहब, युद्ध शुरू हो चुका है। ऑपरेशन चंगेज खान इन्होंने लॉन्च किया है। अब भारतीय सेना युद्ध में इन्वॉल्व होने के लिए तैयार है। समस्त भारतवासियों से उम्मीद की जाती है कि युद्ध की इस घड़ी में वो सब साथ होंगे और प्रॉपर तरह से देश की सीमाओं की सुरक्षा करेंगे। युद्ध चूंकि शुरू हो चुका था, लेकिन इन्हें यह बात नहीं पता थी। गाजी के अंदर बैठे हुए नौसैनिकों को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि अब भारत की सेना भी अटैक कर सकती है। यहां बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि भारत 3 दिसंबर 1971 से पहले खुद ने एक भी गोली भारत ने नहीं चलाई थी। क्यों नहीं चलाई थी? कि भाई अगर हम चलाएंगे तो यह कहा जाएगा कि पाकिस्तान जैसी चींटी को भारत जैसी पैसेरी ने मार दिया है, तो बोले हम नहीं चलाएंगे। ये एक बार चलाए तो छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए आप ध्यान से सुनिएगा, हमने कल परसों भी एक सेशन किया था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, परमाणु बम को लेकर के, जिसमें अटल जी का बयान था कि भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है कि हम पहले कुछ चलाएंगे नहीं, बाद में किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो वैसा ही भारत ने उस समय भी किया कि हमने खुद ने गोली चलाई नहीं, लेकिन उनने चलाई तो जिंदा छोड़ा नहीं और इनको उठते ही धूम मचा दिया। यानी रात को ही ये जल समाधि ले गए। यानी ये जो बाहर निकला, ये तबियत खराबी के साथ साथ पानी के अंदर ही सन्न हो गया। और ये पूरी स्थिति, आप यहां पर इंदिरा गांधी जी का ऑडियो मैसेज है बकायदा, जिसमें ये युद्ध का अनाउंसमेंट कर रही हैं कि हमने कुछ इस प्रकार का कारनामा कर दिखाया है। तो उम्मीद है कि भारत ने जिस प्रकार से पाकिस्तानियों को थल सेना से मारा, वैसे ही नौसेना ने इसे मारा। और आईएनएस विक्रांत के द्वारा की गई ये जो जुगलबंदी थी, जिसके माध्यम से हमने इस गाजी को निपटा दिया था, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी बना साथियों। लेकिन इंटरेस्टिंग एक चीज और भी थी, और वो क्या था? आईएनएस, ये पीएनएस जो गाजी है, ये जिस जगह से ब्लास्ट किया उसे लेकर के कई स्टोरीज कही जाती हैं। कहा जाता है कि ये तो खुद से मर गया, भारत ने नहीं मारा। हां भाई, हमने ही नहीं मारा, तुम खुद से मरने आए थे। तुम्हें भारत के जल में शहीद होना था ताकि तुम्हें वीर गति मिल सके, तुम्हें जन्नत के अंदर वो कितनी हूरें चाहते हो वो सब मिल सके, है ना। तुम खुद आए थे यहां मरने के लिए, हमने तो मारा नहीं। तुम्हें यहां पर आकर सुसाइड करना अच्छा लगा होगा। कयास लगाए जाते हैं पाकिस्तानी सेना के द्वारा कि भारतीयों की इतनी औकात थोड़ी थी जो हमें मार देते। ये तो हमने, वो डायलॉग शायद इसी के लिए बना था कि है ना, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो संभवतः वो गाजी के ऊपर ही बना हुआ डायलॉग होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन से और कार्बन डाइऑक्साइड से खुद मर गए होंगे। पाकिस्तानी ये कह के खुश होते हैं। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि इनकी टॉर्पीडो खुद ब्लास्ट कर गई होगी। कयास लगाए जाते हैं, क्योंकि भारत ने कभी भी किसी के सामने यह कबूल करना नहीं चाहा कि हमने इन्हें मारा है। क्यों नहीं मारा? क्योंकि भारत हमेशा इस बात से डरता आया कि हम कभी भी यह कह देंगे कि युद्ध हमने शुरू किया, तो यूनाइटेड नेशंस में जो भारत की छवि है कि भारत किसी पर आक्रमण नहीं करता, वो छवि हमारी काउंटर बैलेंस हो जाएगी। हम आक्रामक देश नहीं बनना चाहते। भारत ने बहुत अच्छे से अपनी छवि को बरकरार रखा। हम किसी पर अटैक नहीं करते। 2500 साल का इतिहास है। जब भारत ने, हमने 1998 के अंदर परमाणु परीक्षण किया, ऑपरेशन शक्ति, अटल जी का बयान है कि 2500 साल से भारत का इतिहास है कि इसने किसी पर आक्रमण नहीं किया। हम अपनी सुरक्षा के लिए वेपन बनाते हैं, किसी पर अटैक के लिए नहीं। लेकिन निक्सन इसी बात को भारत की कमजोरी माना करते थे। वो कहते थे कि ये डरपोक लोग हैं। भारत ने इसे डुबोने के बाद भी क्रेडिट नहीं लिया कि ठीक है, हमने नहीं मारा सर, खुद मर गए होंगे। इसीलिए लोगों का कहना है कि भारत के डिस्ट्रॉयर ने इन्हें मारा होगा। कुछ लोगों का कहना है कि भारत ने बकायदा इनकी जो बिछी हुई लैंड माइंस थी उन्हीं से इनको मारा। लेकिन कुछ भी हुआ हो, अल्टीमेटली अमेरिका का भेंट दिया हुआ गाजी भारत के पानी के अंदर डूब गया। और ये सारी बातें तमाम प्रकार की पुस्तकों के अंदर, ये सेलर्स स्टोरी है वाइस एडमिरल एन कृष्णन की, उनके अंदर भी इस तरह की बातें इन्होंने बकायदा बताई हैं। ये हमारा आईएनएस राजपूत है, जिसने आईएनएस विक्रांत को भेज करके साइड करवा दिया था और इनको सही, मतलब वहीं पर पानी के अंदर जमींदोज कर दिया था, पानी में डुबो दिया था। इंटरेस्टिंग चीजें यहां पर कुछ और भी निकलती हैं। पाकिस्तानियों ने अपनी गाजी को याद करते हुए एक फिल्म भी बनाई है, जिसमें वो ये दिखाते हैं कि हमारा गाजी
काम करते करते, युद्ध करते करते शहीद हुआ है। तो आज हम इस सेशन की चर्चा क्यों कर रहे हैं? चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि इस गाजी का मलबा मिला है। आप कहेंगे कितने कम किस्म के हम टेक्नोक्रेट हैं कि हम इतने साल बाद मलबा खोज रहे हैं। नहीं साहब, भारत का मलबा निकालना उसी दिन बहुत आसान था। अमेरिका उस दिन रोते रोते आया और कहने लगा कि गाजी डूब गया है, हमें हमारे उस गाजी का मलबा निकाल लेने दो। भारत ने कहा सॉरी सर, हम मलबा नहीं निकालने देंगे। क्यों नहीं निकालने दोगे? बोले क्योंकि ये हमारा पानी है, हमारे पानी में डूबा है तो ये अब हमारा है, हम ये मलबा भी अपना ही मानते हैं। पाकिस्तान ने कहा कि सर पैसा खर्चा हम कर देंगे, हमारे कम से कम वो 93 सैनिक शहीद होकर पानी के अंदर डले हैं, उन्हें निकालने दो। भारत ने कहा पानी भारत का है तो उन्हें जन्नत ही मिली होगी, डले रहने दो, हम नहीं निकालने देंगे। तब से लेकर आज तक भारत ने पानी में से किसी को नहीं निकालने दिया। कोई बात नहीं। इस बीच में आज की यह सुर्खी क्यों बनी है? अमेरिका ने हाल ही में 2 साल पहले भारत को, चूंकि भारत में अमेरिका की एंट्री हो नहीं पाई, तो उन्होंने भारत के अंदर डीप सी सर्वे करने के लिए एक मशीन भेंट की थी इंडियन नेवी को, कि हमको लीज पर दी कि आप एक काम करिए, एक सबमरीन हमसे ले लीजिए जो समुद्र के अंदर जाकर के सर्वे करेगी, और उसका मिलान एक्सरसाइज में हमने शो भी किया है। भारतीय नेवी को बकायदा एक डीप सी के अंदर सर्वे करने की मशीन दी गई है, उसका नाम है डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल, DSRV। वो कुछ इस प्रकार की दिखती है, और DSRV को अगर आप यहां देख रहे हैं तो ये पानी के जहाज से पानी के भीतर इस प्रकार से भेजी जाती है। तो अमेरिका के द्वारा ही दिए गए DSRV से हमने तस्वीर लेकर के उन्हीं के गाजी को अमेरिका के पास तस्वीर भेज के कहा है सर लग तो रहा है कि आप ही वाला है ये। तो अमेरिका यस यस ये हमारा वाला ही है, कृपया करके निकाल दीजिए। इंडिया फिर कह सॉरी सर, हम सैनिकों को सम्मान देते हैं क्योंकि उनकी अब वो जल समाधि है सर, तो जल में ही डले रहने दीजिए, हम उनको नहीं निकालेंगे। मतलब ये खबर जो आज की भी है, ये असल में मैंने शुरुआत में ही कहा कि उनके जख्मों को हरा करने की है, उनके पुराने जख्मों पर नमक डालने जैसी है। तो हमारे DSRV ने उसको खोजा है। ये DSRV अमेरिका समेत कुल 6 देशों के पास ही है, और ये 18-19 में भारत को लीज पर मिली है। 21 से हम इसका ट्रायल ले रहे हैं। ये हमारे नौसैनिक हैं जो इसके ट्रायल के लिए घूम रहे हैं कि जाओ पानी में जाके देखते हैं कि क्या खोज कर निकाले हैं। और वही चीज भारतीयों द्वारा डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल से खोज करके हाल ही में निकाली गई है, लेकिन निकाली नहीं गई। मैं बार बार बोल दूं आपको, निकाली नहीं गई है, पानी में डली छोड़ दिए। देखिए ये पड़ी हुई, लेकिन हां इसका एक कैप है जो ऊपर लगा हुआ होता है, वो हमने 2017 में ही निकालकर बाहर रख लिया था कि कम से कम ये तो दिखाएंगे कि इंडिया की सेना ने क्या क्या कार्य किए हुए हैं।